गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आ गए सभी लोग, आ गए होंगे क्योंकि आज हम थोड़ा लेट हैं। यस, चलिए, कल जहां हमने क्लास एंड करी थी हम वहीं से आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे थे एल्केलिनिटी। एल्केलिनिटी क्या होती है हमने वो देखा था, और उसके जो मेजर और माइनर कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके बारे में देखा था। तो जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स थे जिनको मैंने बोला था कि आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, वो थे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड, मतलब जिसको हम कार्बोनेट एल्किनिटी, बाइकार्बोनेट एल्किनिटी और कॉस्टिक एल्किनिटी के नाम से भी बोलते हैं, मतलब CO3, SCO3 और OH। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे चले तो फिर हमने इक्विवेलेंट वेट के टर्म में कुछ बातें करी। ये बातें हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे चल के जब हम एल्किनिटी निकालेंगे या फिर हम हार्डनेस निकालेंगे तब हमें इक्विवेलेंट टर्म पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम हार्डनेस निकालते हैं, एल्किनिटी निकालते हैं, तो हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, तो इसके इक्विवेलेंट वेट के टर्म में हम सारी चीजें निकालते हैं, इसीलिए हमने इक्विवेलेंट वेट की बात की थी। बताया था कि इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। तो भाई इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ठीक है, तो इसी को देखकर हमने कल CaCO3, जिसके टर्म में हमें हार्डनेस निकालनी रहती है, एल्किनिटी जो भी हम निकालेंगे आगे चल के, है ना, वो हमें इसी टर्म में निकालनी है। सो वी नीड टू नो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। सो तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 100 डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी इज 2, तो उसका जो इक्विवेलेंट वेट निकल कर आया इट इज 50 ग्राम। सिमिलरली हमने कार्बोनेट के लिए देखा तो 30 ग्राम निकल कर आया था, बाइकार्बोनेट के लिए देखा तो 61 ग्राम निकल कर आया। ये सब क्या है, इसके इक्विवेलेंट वेट है। सल्फेट के लिए 48 ग्राम एंड H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए 49 ग्राम निकल कर आया था। इनमें जो ऊपर के चार हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं था। ठीक, अच्छा, कल की क्लास में जब हम कलर पढ़ रहे थे तो somebody asked me about the unit। हाँ, उसमें एक यूनिट हम मिस कर गए थे, दैट इज हेजिन यूनिट, है ना। आप वहां पर जाकर नोट कर लें। ठीक है, कि TCU तो है ही, ट्रू कलर यूनिट। हेजिन यूनिट इज ऑल्सो यूनिट फॉर मेजरिंग द कलर। किसी ने मुझसे बाद में पूछा था, वो जब निकल गया था टॉपिक उसके बाद। तो हेजिन यूनिट इज ऑल्सो यूनिट टू मेजर द कलर। TCU तो है ही, ट्रू कलर यूनिट, उसके साथ साथ हेजिन यूनिट भी है। और हेजिन यूनिट कहाँ से आई, हेजिन सोल्यूशन से आई, है ना, जो कि प्लैटिनम कोबाल्ट से बना हुआ है। ठीक है, कलर के केस में प्लैटिनम कोबाल्ट सोल्यूशन बनाते हैं जिसको हम हेजन सोल्यूशन बोलते हैं, और इसीलिए कलर को मेजर करने के लिए एक और यूनिट होती है, दैट इज हेजन यूनिट। ठीक है, बाकी कलर यूनिट तो TCU दैट इज टू कलर यूनिट तो है ही हमारे। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा वहां पर नोट कर लेंगे। ठीक है, ये इक्विवेलेंट वेट हमने निकाल लिए थे, क्यों निकाले हैं, और बहुत अच्छे से याद रखनी, ये चीज हमने कल देखी थी। इसके बाद जो एक चीज देखी थी, एक लाइन जो कि कल बिल्कुल समझ नहीं आई होगी, आज उसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं फिर से। ये भाई लिखा हुआ है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट की बात हो रही है, ग्राम की बात नहीं हो रही है कि भाई कोई का 100 ग्राम, है ना, किसी का 100 ग्राम, ठीक है, किसी दूसरे के 100 ग्राम के बराबर होगा। ठीक, या किसी का वेट किसी दूसरे के वेट बराबर होगा, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं सिर्फ CO3 ले रहा हूँ, तो CO3 का वेट कुछ अलग है, और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ CaCO3, तो CaCO3 का वेट कुछ अलग होगा, तो वहां पर हम उसको इक्वेट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इक्विवेलेंट वेट की टर्म में बात करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में जब बात करेंगे तो हम दोनों चीजों को बराबर रख सकते हैं।
ये बात अभी भी समझ नहीं आई, भी हो सकता है अभी भी समझ नहीं आए कि इक्विवेलेंट में भी हम कैसे बराबर रख सकते हैं। तो देखेंगे इसको कि भाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग, ठीक है, रिएक्ट्स विथ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। अब ये एनीथिंग है हमारा 2 हाइड्रोजन के एटम ये रहे, ठीक है, दिस reacts with 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग, एनी अदर थिंग हो गया है सल्फेट, ठीक है, टू गिव 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द रिजल्टेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब देखिए इसके कितने मोल हैं, ये 2 हैं, 2 मोल, इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है। अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में बात करूं तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो गया, हाइड्रोजन का 1 है, इसका 2 मोल है तो 2 हो गया, 2 ग्राम्स, ठीक है। इसका कितना हो गया, SO2 1 मोल है, 96 ग्राम, कल देखा, अभी पिछली वाली स्लाइड में देखा, यस और नो, और उसका कितना हो गया 98 ग्राम्स, ठीक है। इसके 2 मोल है तो 2 ग्राम हो गया 1 से, ठीक है। इसका 1 ही मोल है, SO2 4 जो लिखा हुआ है, मतलब जो सल्फेट लिखा हुआ है वो 1 मोल है और ये भी 1 ही है, इसके आगे कुछ नंबर लिखे नहीं हुए, मतलब ये 1 मोल के, ठीक है। तो इनका वेट कितना है 96 ग्राम एंड 98 ग्राम, ठीक है। अब अगर इक्विवेलेंट टर्म के वेट टर्म्स में देखेंगे, इक्विवेलेंट वेट के टर्म्स में देखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। इसका मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है 2 अपॉन वैलेंसी इसकी 1, तो 2 हो गया, तो दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक। इसका मॉलिक्यूलर वेट 96 डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी 2, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया कितना 48 ग्राम, ठीक। और यहाँ पर इसका भी मॉलिक्यूलर वेट 98 डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी 2, तो हो गया 98 बाय 2 इज 49 ग्राम्स वेट, ये होगा 1 बेटा, ये होगा 1, ठीक है, ये 1 होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, दिस इज 48, दिस इज 49, ठीक, ठीक। इसको क्लियर कर देते हैं, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि ये 2 था, ठीक है। अब इसका ग्राम इक्विवेलेंट 48 होता है ना, तो मैं कितना लिख दूं, अगर इसको भी हटा देते हैं, चलो और क्लियर कर देते हैं इसको चीजें समझने के लिए, नहीं तो कंफ्यूजन दिखाएगा, लेट इट बी लाइक दिस, ठीक है, ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, डिवाइडेड, अगर ग्राम इक्विवेलेंट में लिखा तो 2 ग्राम, ठीक है, जैसा भी लिखा, मॉलिक्यूलर वेट 2 डिवाइडेड बाय वैलेंसी 1, 2, ठीक। इसका 96 मॉलिक्यूलर, अगर इक्विवेलेंट वेट के टर्म में देखें तो SO4 बीच वाली स्लाइड में कितना था 48, तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, 2 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, ठीक। इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना, कितना 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू 49, तो अगर 98 लिखा है मतलब कितना लिखा है 2 ग्राम लिखा है। बात समझ नहीं आई क्या, फिर से रिपीट करूं, अगर फिर से रिपीट करना है तो यस और नो जल्दी से, सो दैट मैं फिर से बता दूं, अगर नहीं समझ आया, हो सकता है नहीं आया हो ना, हो सकता है नहीं आया हो, बिल्कुल हो सकता है, रिपीट रिपीट रिपीट, यस यस, ठीक, बिल्कुल ठीक है। देखिए ऊपर वाली लाइन जो लिखी थी ना उसी का एग्जांपल, हाँ ठीक है, केमिस्ट्री हम लोग की थोड़ी वीक होती है ना, हम लोग का फिजिक्स और मैथ्स स्ट्रांग होता है, सिविल में ये होता ही है सभी के साथ। चलिए फिर भी इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग
एनीथिंग मतलब ये हो गया, ठीक है। रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग, ठीक है, हमें एग्जांपल के तौर पर देख रहे हैं इस चीज को, ठीक है। टू गिव 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द रिजल्टेंट, अगर आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी चीज का मिलाओगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी चीज का मिलाओगे तो आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी दूसरी चीज का मिल जाएगा। ये उसी ऊपर वाली लाइन को जस्टिफाई करने के लिए लिखा हुआ है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। हाँ हाँ शुभम बता रहा हूँ, कुछ नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है ना, ठीक है। तो ये 1 ग्राम इसका मिलाओ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, प्लस 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी का मिलाओ तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी इन ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में वो एक ही होगा। तो कहने की पूरा उसका जो समरी है कि भाई ये है कि आप जितना ग्राम इक्विवेलेंट मिलाओगे उतना ग्राम इक्विवेलेंट आपको मिलेगा। वो किसी दूसरे फॉर्म का हो सकता है, वो कोई दूसरा फॉर्मूला कंपाउंड हो सकता है, लेकिन जितना ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट दूसरी तरफ भी होगा। उसको समझाने के लिए मैं ये चीज बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि H2SO4 कैसे बनता है। 2 हाइड्रोजन के एटम ये सल्फेट से मिलते हैं तो H2SO4 बनता है, ठीक है। अब इसमें जो ऊपर वाली लाइन लिखी है उसको हम जस्टिफाई कर रहे हैं, उसी को एग्जाम्पल के तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन सिंगल है, इसके 2 मोल हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 मोल हो गए। सल्फेट एक ही है तो 1 मोल हो गया। एंड H2SO4 ऑब्वियसली 1 है तो 1 मोल इसका हो गया, ठीक। अब अगर मैं इसका वेट देखूं तो ये 2 मोल है, वैसे इसका वेट होता है 1, ठीक है, 2 है तो 2 ग्राम हो गया, क्लियर। सल्फेट का वेट अगर मैं देखूं तो 96 ग्राम, पीछे वाली स्लाइड में कल ही देखा था। और H2SO4 का वेट देखूं तो 98 ग्राम, ठीक है। वेट के पॉइंट से ये चीज क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, इस पॉइंट तक क्लियर है चीजें। इसके 2, इसके 1, इसके 1। तो भाई मोल के टर्म में भी चीजें अलग हैं और ग्राम वेट के टर्म में भी अलग है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट के टर्म में चीजें सेम ही होंगी। कहने का मतलब है ये कि देखिए इसकी मॉलिक्यूलर वेट 2, वैलेंसी 1, तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट हो गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर 96 1 ग्राम इक्विवेलेंट, पीछे वाली स्लाइड अगर आपको थोड़ी बहुत याद हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4, 1 gram equivalent weight of this sulfate is what? Is 48 grams. तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट 48 ग्राम्स के बराबर है, या कितना लिखा है 96, मतलब 2 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया कि नहीं हो गया? ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर हो गया। यहां पर लिखा हुआ है ठीक है, सेम 98 ग्राम्स लिखा है, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज, अगर इसका H2SO4 का देखो, SO4 H2SO4 का देखें तो 49 ग्राम्स है, ठीक है। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में देखें तो कितना लिखा है 2 ग्राम इक्विवेलेंट लिखा है। मतलब जस्टिफाई हो गई चीज। जो लाइन ऊपर कहना चाह रहे थे, जो लाइन से हमें समझ नहीं आ रहा था कैसे कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर जस्टिफाई हो गई कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसका मिलाया, 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसका मिलाया तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट ही हमें किसी तीसरी चीज का मिलेगा, ठीक है। ये पूरी कहानी बिल्कुल पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। नहीं तो सीधे सीधे बता देते हैं कि ये कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, और हमें कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में या उसके इक्विवेलेंट टर्म में हमें निकालना है, तो उसके 50 से या जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट है उससे मल्टीप्लाई कर देना। ये कोई नहीं बता रहा है ना, ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन ऐसा होता है इसलिए वो होता है। तो उसके पीछे क्या उसका फंडा है, उसका बेसिक है, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कि जितना इक्विवेलेंट वेट मिलेगा या मिलाएंगे उतना ही यहाँ पर भी आपको एज ए रिजल्टेंट मिलेगा। एडिशन नहीं 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी 1 ग्राम से मिलेगा तो किसी तीसरा 1 ग्राम देगा। 1 + 1 2 नहीं करना है, तो बस इतना ध्यान रखिए, क्लियर है। चलो चलिए, अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक क्वेश्चन आपके सामने है ना, ठीक है, ओके।
वाटर सैंपल कंटेन्स 200 ग्राम ऑफ कार्बोनेट। अब आपको कार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट क्या होता है और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, ये तीनों चीजें क्लियर हो भी गई होंगी और नहीं हो गई है तो याद भी रखना है। कार्बोनेट इज नथिंग बट CO3, बाइकार्बोनेट इज HCO3 और हाइड्रोक्साइड इज OH। ठीक है, विद देयर आयंस आपको याद होना चाहिए। तो ये उसके जो वेट है वो दिए हुए हैं। 210 ग्राम का कार्बोनेट मिला हुआ है, 122 ग्राम का बाइकार्बोनेट और 68 ग्राम का हाइड्रोक्साइड मिला हुआ है। कैलकुलेट द अल्कलिनिटी ऑफ वाटर एंड एक्सप्रेस इट एज कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये एक्सप्रेस इट एज कैल्शियम कार्बोनेट जो लिखा गया, यहीं पर यूज होगा वो ग्राम इक्विवेलेंट का फंडा, वही चक्कर। क्या आप कर सकते हैं, इसको कोशिश कर सकते हैं। देखिए, सी सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, CO3। ठीक है, कार्बोनेट कितना दिया है, 210, डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट। बताएंगे जरा इक्विवेलेंट वेट कितना है, बताएंगे मुझे। इक्विवेलेंट वेट आप सबको पता होना चाहिए जब से पढ़ रहा है। इक्विवेलेंट वेट बताएंगे भाई मुझे सब। वेट 30, ठीक है, इसका हो गया 30। SCO3 का मतलब बाइकार्बोनेट का कितना है, बाइकार्बोनेट का यस, सभी ने सही बोला है, 61। एंड OH का बता दो, शायद ये मैंने बताया नहीं। OH, यस, शैली हैज गिवन द राइट आंसर फॉर OH। यस, आप बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। OH इज 17, OH इज 17। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला भाई, यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको मिला इक्विवेलेंट वेट के टर्म में चीज, मतलब 7 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CO3। यस और नो। 61 divided by 2 is मतलब 122 divided by 61 is 2 gram equivalent of SCO3 and this इसको डिवाइड करना चाहिए, 60 डिवाइडेड बाय 17 कितना आता है, 4। ठीक है, 4 ही है। OH, ठीक है। अब हमने आंसर तो हमारा निकाल दिया, ठीक है, हमने आंसर निकाल दिया अपना, कि जो वेट दिया था उसको हमने उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दिया। ठीक, अब पूछा गया कि एक्सप्रेस इट एज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग। मतलब 7 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनेट will be equals to 7 gram equivalent of CaCO3. Similarly, here 2 gram equivalent of SCO3 is equals to 2 gram equivalent of HCO3. And similarly here 4 gram equivalent of OH will be 4 gram equivalent of OH. I'm sorry, यहाँ पर CaCO3 आएगा बेटा हर जगह, यहाँ पर CaCO3 आएगा हर जगह, क्योंकि हम इक्विवेलेंट टर्म में बात कर रहे हैं। तो CaCO3 CaCO3, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब हमें CaCO3 के टर्म में बताना था, तो टोटल एल्किनिटी कितनी हो गई, 7 + 2 + 4, 7 + 2 + 4 is equals to 13 ग्राम।
इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, यहां तक भी आंसर हो सकता है, यहां तक भी आंसर हो सकता है। लेकिन हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 निकाल देंगे तो हमें ग्राम में एक्चुअल वेट पता चल जाएगा। तो 13 इंटू कितना है CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट, बताएंगे सभी। इक्विवेलेंट वेट बेटा 50, यस 100 नहीं 50, इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा हूँ मैं, वेट नहीं पूछ रहा हूँ, इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर क्या लिखा है 13 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। इस इक्विवेलेंट को हम हटाना चाह रहे हैं, तो इसके इक्विवेलेंट वेट से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 50। तो यू विल गेट द मॉलिक्यूलर वेट या उसका जो भी वेट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ CaCO3। कितना आता है ये? This will be 650 grams. This will be 650 gram. 650 ग्राम, यस यस। अगर इक्विवेलेंट के टर्म में पूछा जाए तो 13 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3, और अगर ग्राम में पूछा जाए तो 650 ग्राम CaCO3। ठीक है, तो एल्किनिटी पूछी गई इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3। तो ये जो ग्राम इक्विवेलेंट हम बार बार समझने की कोशिश कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे ताकि हम इन दोनों को यहाँ पर इक्वेट कर पाए। बात समझ आ गई? ये चीजें हम कर पाए। क्लियर? इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन है, कहीं पे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल और जनरल क्वेश्चन जो कि पूछ लिया जाता है। और नहीं तो बहुत ही सिंपल आ जाएगा, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 13 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 है तो उसका कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके 30, इसका 61, इसका 17 और इसका 50, ये बड़े अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या है? क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या है? एल्किनिटी बता दी ना आपने, एल्किनिटी या एल्किनिटी ऑफ दैट वाटर सैंपल इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितनी है? 650 ग्राम है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम एल्किनिटी बता रहे हैं, कितनी एल्किनिटी है? 650 ग्राम। ठीक है, ठीक। अब कल टाइट्रेशन की बात करी थी मैंने, है ना, कि हम निकालते कैसे इसको, टाइट्रेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब टाइट्रेशन में क्या करते हैं, हम एक सैंपल लेते हैं और ऊपर जो ट्यूब लगा हुआ होता है उसमें उसमें से हम सोल्यूशन डालते हैं और बाद में इंडिकेटर में ला के देख लेते हैं कि ये चीज काम कर गई कि नहीं कर गई। इसको हम टाइट्रेशन कहते हैं। ये बड़ी सिंपल चीज है जो कि हम हमेशा से करते हुए आ रहे हैं। 650 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस एल्किनिटी प्रोड्यूस बाय, यस, हाँ सही सही बोल रहे हो। 650 ग्राम ऑफ CaCO3 जो एल्किनिटी निकल के आई है वो उन तीनों के कारण निकल कर आई है। बिल्कुल सही, वही मतलब है उस चीज का। हम बताया गया इन टर्म्स ऑफ CaCO3 क्योंकि हम हार्डनेस को, एल्किनिटी को इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ही देखते हैं। ठीक है, इसीलिए वो आपसे हमेशा क्वेश्चन भी इसी फॉर्म में पूछा जाएगा। चलिए, अब टाइट्रेशन से रिलेटेड कुछ काम या कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। टाइट्रेशन मैंने बता दिया क्या होता है भाई। एक सोल्यूशन, एक सैंपल लिया, ऊपर एक सोल्यूशन रहता है, उसको आप एक प्रॉपर क्वांटिटी में नीचे गिराते हैं। ठीक है, और फिर उसमें इंडिकेटर डाल के देखते हैं कि उसका कलर चेंज हो गया कि नहीं हो गया। जो हमें कलर आना चाहिए अगर आ गया है तो हमें पता चल जाता है हाँ जो चीज़ हम निकालना चाह रहे थे वो चीज़ आ गई है। ठीक है, वो एक टाइट्रेशन का प्रोसेस होता है। उस पर उतना डिटेल में हमें नहीं जाना, हमें तो कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि हमारे काम के होंगे। अब ये टाइट्रेशन जब हम कर रहे हैं, ऑब्वियसली एल्किनिटी क्या है? एल्किनिटी क्या है? एसिड से रिएक्ट करने की ताकत। ठीक है, या हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट करने की या मिलने की ताकत। ठीक है, तो हमारा जो एल्कलाइन वाटर सैंपल है हम उसमें क्या कर रहे हैं? एसिड सोल्यूशन मिला रहे हैं, है ना। हमारा जो अल्कलाइन सोल्यूशन है या अल्कलाइन सैंपल है, उसमें हम क्या कर रहे हैं भाई?
उसमें हम कर रहे हैं एसिड का मिक्सचर, ठीक है। यहाँ से एसिड डाल रहे हैं आप, ये आपका सोल्यूशन है, ये अल्कलाइन है, और यहाँ से जो आप डाल रहे हैं वो एसिडिक है, ठीक ठीक है। अब बिकॉज जो एल्केनिटी है वो किन के कारण है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कॉस्टिक। तो अभी हम बात कर रहे हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो देखिए, जब हम एसिड मिलाना हमने शुरू किया, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एसिड बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम ऑफ एसिड बढ़ेगा तो पीएच कम होगा ज्यादा होगा, बताइए। वॉल्यूम ऑफ एसिड हम बढ़ा रहे हैं अगर, यस अनुराधा, यस, ठीक है। अगर मैं एसिडिक सोल्यूशन ऊपर से मिला रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, कम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है, टाइट्रेशन कर रहे हैं, टाइट्रेशन करना है मतलब क्या कर रहे हैं, एसिड मिला रहे हैं उसमें, ठीक है। तो अब क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट टू बाइकार्बोनेट इज एसेंशियली कंप्लीटेड एट पीएच ऑफ 8.3। मैंने बोला उस अल्कलाइन सॉल्यूशन में हम एसिड का सॉल्यूशन मिला रहे हैं, उस अल्कलाइन सैंपल में हम एसिड सॉल्यूशन मिला रहे हैं, तो पीएच क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। तो जब पीएच 8.3 पहुंच जाता है उस सॉल्यूशन, उस इसका इसका जब 8.3 पहुंच जाता है, तब क्या होता है कि जो भी कार्बोनेट्स होते हैं वो बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो भी कार्बोनेट्स उस सोल्यूशन अल्कलाइन सोल्यूशन में होंगे वो बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कब, जब पीएच होगा 8.3। इंपॉर्टेंट है भाई, ये है ना, ये स्लाइड्स में जो मैंने चीजें लिखी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइट्रेशन मेथड बताना कोई मतलब का नहीं है, लेकिन उससे निकली हुई चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 8.3 पर क्या हुआ, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में चेंज हो गए, ठीक है। और उसी 8.3 पीएच पर जो कॉस्टिक एल्केनिटी थी, मतलब OH, OH एल्केनिटी जो थी वो न्यूट्रलाइज हो गई पूरी तरीके से, वो न्यूट्रलाइज हो गई पूरी तरीके से। तो 8.3 पर हमें यह ध्यान रखना है कि एट पीएच ऑफ 8.3 कार्बोनेट जो है वो बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोनेट पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब आधे हो जाते हैं समझ लो। और जो कॉस्टिक है मतलब OH है वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाता है एट वॉट, एट पीएच ऑफ 8.3। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक, इस पोर्शन तक 8.3 है ये। यहां पर क्या हुआ, दो चीजें हो गई, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बन गए और कॉस्टिक एल्केनिटी आ गई और न्यूट्रलाइज हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई पूरी तरीके से, ठीक है। इसके बाद हमने और एसिड मिलाना शुरू किया, एसिड मिलाते मिलाते हम पीएच पहुंचे 4.5 पर। अब हम पहुंचे पीएच 4.5 पर। तो 4.5 पर जो भी बाइकार्बोनेट एल्केनिटी थी, अभी बाइकार्बोनेट एल्केनिटी दो तरीके से आ जाएगी या दो रीजन से आ जाएगी। एक तो कन्वर्टेड, कन्वर्टेड मतलब जो यहाँ ऊपर कन्वर्ट हो गए थे फ्रॉम कार्बोनेट टू बाइकार्बोनेट, और जो ओरिजिनली मतलब पहले से प्रेजेंट है उस अल्कलाइन सैंपल में, तो इज न्यूट्रलाइज कंप्लीटली एट पीएच ऑफ 4.5, ठीक है। तो 8.3 पर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बन जाते हैं और कॉस्टिक न्यूट्रलाइज हो जाता है, और 4.5 जो एसिड रेंज है या पीएच की वैल्यू है वहां पर बाइकार्बोनेट्स भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो ये एक पॉइंट लिखा हुआ है कि एट पीएच इक्वल्स टू 4.5 फुल एल्केनिटी इज न्यूट्रलाइज्ड। बात समझ आई, ये इंपॉर्टेंट है। 8.3 भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और 4.5 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4.5 पर पूरी तरीके से अल्कलिनिटी जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। उतना एसिड वहां पर आ जाता है कि वो पूरी जो भी अल्कलिनिटी है उसको बराबर कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। बात समझ आई, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। 8.3 एंड 4.5 इज इंपॉर्टेंट, ठीक। अब देखिए,
ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं उनको भी ध्यान रख सकते हैं, और तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है। इन फर्स्ट स्टेज मतलब 8.3 जब पीएच पहुंच रहा है, तो इन फर्स्ट स्टेज फेनोप्थिलीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर, है ना। फेनोप्थिलीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर विथ पीएच वर्किंग रेंज 8.6 से 10.3। ठीक है, पहली जो पहला स्टेज है जहां पर हम 8.3 पर मान रहे हैं कि ये कन्वर्ट हो गया होगा और वो न्यूट्रलाइज हो गया होगा, वहां पर जो इंडिकेटर यूज हो रहा है वो फेनोप्थिलीन है, और उसकी वर्किंग रेंज है 8.6 से 10.3। ठीक है, वर्किंग रेंज है 8.6 से 10.3, लेकिन वो हमें जो चीज मिल रही है वो 8.3 पर मिल रही है, क्योंकि वो तो सोल्यूशन की बात है। अब दूसरा लिखा है इन सेकंड स्टेज, मतलब अब 8.3 से 4.5 जो सेकंड स्टेज का काम हुआ, जहां पर बाइकार्बोनेट्स न्यूट्रलाइज हुए हैं, वहां पर जो इंडिकेटर यूज हुआ है दैट इज मिथाइल ऑरेंज। ये पूछा जाता है कई बार, ये पूछा जाता है कि कौन सा इंडिकेटर है जहां पर फुल एल्केनिटी अचीव होती है, तो मिथाइल ऑरेंज, फुल एल्केनिटी न्यूट्रलाइज होती है इज मिथाइल ऑरेंज विथ पीएच वर्किंग रेंज 2.8 से 4.2। तो ये कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। पहले में फेनोप्थिलीन है, दूसरे में मिथाइल ऑरेंज है। उसकी पीएच रेंज भले ही याद ना रहे, चल जाएगा, पीएच रेंज चल जाएंगे, एक बार को याद नहीं रहेंगे, लेकिन फेनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये नहीं पूछे जाते, बट हाँ ये आ जाता है, मिथाइल ऑरेंज पूछा गया है। ठीक, और पीएच 4.5 होता है जब अल्कलाइन पूरी तरीके से न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर इज पीएच। पीएच, अब पीएच हम सब जानते हैं कि पीएच इज द मेजर ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी या फिर एल्केनिलिटी। ठीक है, कि पानी कितना एसिड है, एसिडिक है या फिर बेसिक है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें पीएच बताता है। ठीक है, तो पीएच इज द मेजर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द वाटर सैंपल। ठीक, सिंपल चीज। अब ये एक स्केल आपके सामने बनी हुई होगी जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। क्या क्लियर हो रहा है कि पीएच फ्रॉम 0 to 7 मतलब एसिडिक है, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, फ्रॉम 0 to 7 is acidic and pH from 7 to 14 is alkaline या फिर basic। अल्कलाइन और बेसिक। ठीक है, तो अब कुछ चीजें एसिडिक भी हैं और कुछ चीजें बेसिक भी हैं, ये अल्कलाइन भी हैं। रेंज, अब ये तो बहुत बच्चों वाली चीज हो जाती है कि पूछेंगे एसिडिक एसिड की रेंज क्या है या बेसिक की रेंज क्या है, 0 से 7 और 7 से 14, है ना, ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन हाँ फिर भी हमें पता होता है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब यहाँ पर प्योर H2O है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, है ना, तो लिखा हुआ है हाई लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयंस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस लो लेवल, इनका लेवल कम होता जाएगा, तो यहाँ कौन बढ़ रहा होगा? यहाँ ये बढ़ते जाएंगे, OH। ठीक है, OH के कारण ही अल्कलाइन होता है, अभी पढ़ कर आए। ठीक है, तो H मतलब हाइड्रोजन आयंस एसिडिक में ज्यादा और बेसिक में कम। ठीक, एंड टोटल रेंज ऑफ पीएच इज 14, ये तो हमें पता ही है, दिख भी रहा है।
टोटल रेंज ऑफ पीएच इज 14, मतलब 0 से 14। ठीक है, अब अगर आपको पीएच निकालना है, पीएच मतलब ये हाइड्रोजन के लिए है, सो दिस इज माइनस log base 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इन मोल पर लीटर। और आपको अगर OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड निकालना है, मतलब ये करना है, तो फिर माइनस log base 10 OH मोल पर लीटर। ठीक है, ये एक तरीके से इनको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका कहलाया जा सकता है। पीएच के बारे में इतनी चीजें तो पता होनी चाहिए, और इतनी पता है भी क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं पीएच को। ठीक है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, ये तो बेसिक चीजें हैं, ये हमें पता है, इसलिए हम आगे मूव कर रहे हैं। पीएच से रिलेटेड हमें क्या पॉइंट याद रखना है वो याद रखते हैं। ठीक है, वो तो बेसिक्स थे, वो तो बेसिक्स हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ पीएच कैसे पता करना है? तो मेजरमेंट ऑफ पीएच मतलब पीएच पता करने के लिए हमारे पास कुछ कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, और वो इंडिकेटर हमें बताते हैं कि पीएच की रेंज क्या है और एसिडिक है, सॉल्यूशन या बेसिक है। ठीक है, तो वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर के नाम आपको याद रखने हैं भाई। उन इंडिकेटर के नाम याद रखने हैं। फिनोप्थलीन अभी पीछे भी यूज हुआ था, वो यहाँ पे भी यूज होगा। फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज पीछे यूज हुआ था, अभी भी यूज हो रहा है मिथाइल ऑरेंज, है ना, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे थे, एल्किनिटी तो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ये 3 इंडिकेटर्स दिए गए हैं मेन। ठीक है, जिनसे हम पीएच की वैल्यू या पीएच को पता कर सकते हैं। तो फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एल्किलिनिटी के लिए भी यूज होता है ना। पहला टाइट्रेशन, पहला स्टेज ऑफ टाइट्रेशन दिस, दूसरा स्टेज ऑफ टाइट्रेशन दिस। ठीक, अब पीएच के लिए एक और चीज आ गई, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू। तो अगर ब्रोमोथाइमोल ब्लू यूज हो रहा है एज एन इंडिकेटर, एज एन इंडिकेटर यूज हो रहा है अगर दिस ब्रोमोथाइमोल ब्लू, तो जो अपैरेटस होगा उसका नाम होगा एक्वास्कोप। ये याद रखिए, अगर ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर की तरह यूज हो रहा है, उसको हम एज ए इंडिकेटर यूज अगर कर रहे हैं टू डिटरमाइन द पीएच, तो फिर जो अपैरेटस यूज हो रहा है उसका नाम है एक्वास्कोप। एक्वास्कोप, इसकी पीएच रेंज है फ्रॉम 6 टू 7.6, फ्रॉम 6 टू 7.6 इज द पीएच रेंज ऑफ दिस एक्वास्कोप। ठीक है, याद रखने वाली बात है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर है तो एक्वास्कोप उसका पैरेटस है, एंड पीएच रेंज इज 6 टू 7.6। ठीक है, अब पीएच को मेजर करने के कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं डायरेक्ट, दैट इज पोटेंशियोमीटर या फिर पीएच मीटर। पोटेंशियोमीटर या फिर पीएच मीटर। ठीक है, ये कभी नहीं आता और कभी आएगा भी नहीं। ठीक है, बट कौन से पैरेटस हैं वो हम याद रख सकते हैं, लेकिन ना ये जरूर आता है कि ब्रोमोथाइमोल ब्लू अगर यूज हो रहा है तो क्या एक्वास्कोप है, क्या है वो apparatus, तो एक्वास्कोप है। या फिर एक्वास्कोप यूज कर रहे हैं तो कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, तो भाई इंडिकेटर यूज करेंगे ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ये दोनों किसी भी तरीके से पूछे जा सकती हैं चीजें, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, इसके बाद परमिसिबल लिमिट 6.5 से 8.5, 7 टू 8.5 भी हो सकती है भाई, है ना, क्योंकि हम एसिड को कंज्यूम नहीं करते हैं इन जनरल, या हमारा जो वाटर सप्लाई है, जो हम वाटर को सप्लाई कर रहे हैं उसमें हम एसिड नहीं रखते उसको, तो ये परमिसिबल लिमिट 7 से 8.5 भी होती है, लिखी होती है। तो आप दोनों याद रखें, 6.5 से 8.5 या फिर 7 टू 8.5, क्योंकि हम उसको एसिडिक नहीं बनाते। ठीक है, अल्कलाइन तो होता है। अभी हमने पीछे चीजें देखी थी, अल्कलाइन काफी सारी ऐसी चीजें जो कि हम डेली यूज में कंज्यूम कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड कॉज फॉर रिजेक्शन इन दिस पीएच रेंजेस 9.2 से ज्यादा अगर अल्कलाइन है तो रिजेक्ट कर देंगे, और 6.5 से ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक का मतलब
0.5 से अगर कम वैल्यू है इसकी 5, 4, 3 ये सब, तो रिजेक्ट कर देंगे। ओके, सो परमिसिबल लिमिट याद रखेंगे भाई। क्वेश्चन आता है तो परमिसिबल लिमिट क्या टिक करेंगे? देखो अगर क्वेश्चन आता है तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं आएंगे, है ना, या तो वो 6.5 पूछेगा या 7 पूछेगा। ठीक, ठीक है, बट ज्यादातर जगह 6.5 से 8.5 लिखा होता है, तो आप ये टिक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। और जो अभी तक पूछे गए क्वेश्चन उनमें 6.5 से 8.5 ही आता है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं, है ना, या जो हम एक्चुअल में कर रहे होते हैं वो 7 से 8.5 होता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया 6.5 से 8.5। ठीक है, तो पीएच से रिलेटेड भाई ये दो चीजें जरूर आप याद रखेंगे, परमिसिबल लिमिट और ब्रोमोथाइमल ग्रुप। ठीक है, इतने ही काम पीएच में आपको करना है। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है हार्डनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल क्वालिटी पैरामीटर है वाटर का, दैट इज हार्डनेस। अब अगर सिंपल शब्दों में हम देखें कि हार्डनेस क्या होती है, तो भाई वो चीज जो कि पानी को हार्ड बना देती है। हार्ड बना देती है मतलब पानी के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको दूसरे मॉलिक्यूल्स से मिलने की जो क्षमता होती है उसको कम कर देती है, दैट इज हार्डनेस। ठीक है, हार्ड बना देना, कठोर बना देना मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल्स से नहीं मिल पाएंगे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम हार्डनेस बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब ये हार्डनेस पानी में कैसे आती है? ठीक है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायन। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायन इन वाटर सैंपल। लाइक कौन कौन से मल्टीवैलेंट कैटायंस हैं? मल्टीवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी ज्यादा है, एक से ज्यादा है। ठीक है, कैटायन मतलब ऑब्वियसली प्लस साइन लगाए तो कैटायन। ठीक, ये बेसिक्स है। चलिए, तो क्यों होता है हार्डनेस? बेटा हार्डनेस की स्लाइड्स में जो भी चीजें हैं सब इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्डनेस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है और जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सब पर क्वेश्चन बनता है। तो पहला बेसिक हमने ये समझ लिया कि हार्डनेस क्यों होती है, कि भाई पानी के मॉलिक्यूल्स दूसरे से ना मिल पाए तो वो हार्डनेस कहलाती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायन। अभी मल्टीवैलेंट कैटायन कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, मैंगनीज, आयरन, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये पांच छह तरीके के जो मल्टीवैलेंट कैटायन है, ये मेजर रोल प्ले करते हैं पानी को हार्ड बनाने में। अब इनमें भी जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये मेजर सोर्सेज हैं, ये बड़े अच्छे से ध्यान रखना है दैट व्हाट आर द मेजर सोर्सेज, है ना, या व्हाट आर द मेन कैटायंस जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पानी को हार्ड बनाने के लिए। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि भाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वाटर हार्ड। कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो फिर बाकी सबको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑल माइनर कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी नेग्लेक्टेड, मतलब यहाँ से ये नेग्लेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, अभी आपके लिए तो बिल्कुल किए जा सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी फिर मैं बोलूंगा कि वो गेट के क्वेश्चन में अगर ये चीजें आ जाती है तो इनको भी इंक्लूड करना पड़ता है, अगर गिवन है तो। नहीं है तो हमें कैल्शियम मैग्नीशियम तो मान के चलना ही है, वो तो बाय डिफॉल्ट आ गए कि कैल्शियम मैग्नीशियम होंगे तभी हार्डनेस आ रही होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब हार्डनेस जो होती है वो दो तरीके से हम उसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, एक कार्बोनेट हार्डनेस और एक नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस क्या होती है, नॉन कार्बोनेट क्या होती है, इसको भी हम देख रहे हैं। तो हार्डनेस को हमने तोड़ दिया दो में, कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट। तो जो टोटल हार्डनेस होती है, टोटल हार्डनेस इज इक्वल्स टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ये बार बार यूज होगा इसलिए मैंने बता दिया कि टोटल हार्डनेस इज इक्वल्स टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, क्योंकि हमने हार्डनेस को दो भागों में तोड़ा हुआ है। अभी क्या हार्ड कार्बोनेट होती है और क्या नॉन कार्बोनेट होती है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, कार्बोनेट हार्डनेस अब क्या है भाई?
इट इज ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये लाइन रटी हुई होनी चाहिए, ये लाइन आज ही याद कर लें जिनको याद नहीं है, और जिंदगी भर के लिए याद कर लें। ठीक है, कि कार्बोनेट हार्डनेस क्यों होती है? इट इज ड्यू टू द कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक, कार्बोनेट्स क्या है? CO3 एंड व्हाट आर बाइकार्बोनेट्स? HCO3। ये अभी तक पढ़ते आए हैं। तो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, CaCO3, ठीक है, MgCO3, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बोनेट हार्डनेस बना रहे हैं। ठीक, तो कार्बोनेट हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ, इट इज ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। So it is also known as temporary hardness। कार्बोनेट हार्डनेस को, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, पूछा भी जा सकता है। और टेम्पररी, कार्बोनेट हार्डनेस को हम टेम्पररी हार्डनेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्यों टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं? बिकॉज इट कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग ऑफ वाटर और एडिशन ऑफ लाइम। ठीक है, अगेन क्वेश्चन आ गया आपके पास कि कार्बोनेट हार्डनेस को या टेम्पररी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो इट कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग ऑफ वाटर और एडिशन ऑफ लाइम। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल। हर लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, कार्बोनेट हार्डनेस को हम टेम्परेरी हार्डनेस भी बोलते हैं। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम टेम्परेरी है, इसलिए इजीली रिमूव हो सकती है। कैसे कर सकते हैं? बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर, सिंपली बॉइलिंग ऑफ वाटर, या फिर एडिंग लाइम टू इट। ठीक है, ऐसा करके हम इस तरीके की हार्डनेस को खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये हो गया आपका कार्बोनेट। दूसरा है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो ये नॉन कार्बोनेट किसके कारण है भाई? इट इज ड्यू टू दिस क्लोरीन, सल्फेट, नाइट्रेट ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायन। ठीक है, अभी कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण नहीं है, ये किनके कारण है? क्लोरीन या क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्राइट ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायन। सल्फेट, नाइट्रेट ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायन। अब मल्टीवैलेंट कैटायन वही है जो भी हमने पीछे देखे। ठीक है, मल्टीवैलेंट कैटायन मतलब ये कैल्शियम मैग्नीशियम। ठीक है, अब ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी किसके साथ कर रहे हैं? ClSO4NO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ये कैल्शियम मैग्नीशियम। पूछ रहा है क्या अंकित? आर यू आस्किंग मी कि मेजर पोर्शन टेम्पररी हार्डनेस का होता है क्या? अगर पूछ रहा है तो यस, हाँ, अगर पूछ रहा है तो हाँ। बिल्कुल, जो मेजर होगा दैट इज कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, अभी हम आगे जब देखेंगे तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। कार्बोनेट हार्डनेस ही मेन है। ठीक है, अब ये नॉन कार्बोनेट, बिकॉज क्योंकि हमने उसको तोड़ा हुआ है ना, डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो वो उसको पढ़ना भी जरूरी है। तो नॉन कार्बोनेट, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट ऑफ मल्टीवैलेंट कैटायन। ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब इट इज ऑल्सो नोन एज परमानेंट हार्डनेस। अब क्योंकि ये परमानेंट है तो इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग और एडिशन ऑफ लाइम। ठीक है, तो अब ये जो हार्डनेस है, ये सिंपल बॉइलिंग से या फिर एडिशन ऑफ लाइम से या लाइम मिलाने से, चूना मिलाने से ये चीज या ये हार्डनेस खत्म नहीं होती, ये हार्डनेस खत्म नहीं होती। तो इसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, जो मेथड हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पेशल टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स रिमूवल। ठीक, लाइक सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। यहाँ तक कोई डाउट? कार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट क्या है? कार्बोनेट को हम टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं, बाइकार्बोनेट को हम परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा सिंपल सा चीज़ है,
ध्यान रखने वाला, ठीक है। कार्बोनेट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नॉन कार्बोनेट क्या होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस सल्फेट नाइट्रेट ऑफ मल्टीवैलेंट केटायन। मल्टीवैलेंट केटायन का मतलब वही कैल्शियम मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम, वो सब ऊपर जो मतलब पिछली स्लाइड में लिखे हुए थे, ठीक है। अब क्योंकि परमानेंट है तो इसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए वी नीड स्पेशल टेक्निक्स। इतना इस स्लाइड में आपको याद रखना है। इस स्लाइड में मैं बता दूं, जो ये सिंपल एक स्लाइड दिख रही है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, ठीक है। और पूछे गए क्वेश्चन और पूछे जा भी सकते हैं क्योंकि बार बार आता है। ठीक है, अब हार्डनेस से होता क्या है? व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? इम्पैक्ट क्या है? तो इट लीड्स टू लेसर फॉर्मेशन ऑफ फोम। मतलब फोम मतलब जो झाग बनता है व्हेन यू आप सोप लगाते हैं तो जो झाग बनता है तो वो झाग जो है कम बनता है अगर पानी क्या है? हार्ड है तो। इट लीड्स टू लेसर फॉर्मेशन ऑफ फोम, हेंस रिजल्ट्स इन मोर कंजम्पशन ऑफ सोप। ज्यादा सोप लगेगा अगर पानी हार्ड है तो, ठीक है। पहला इसका इम्पैक्ट। दूसरा कि अगर मैग्नीशियम हार्डनेस ऑफ सल्फेट इज ग्रेटर देन 50 mg पर लीटर, इस चीज को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि अगर मैग्नीशियम हार्डनेस ऑफ सल्फेट, ठीक है, अगर 50 mg पर लीटर से ज्यादा है तो वो लैक्सेटिव इफेक्ट क्रिएट करती है, पैदा करती है, ठीक है। लैक्सेटिव इफेक्ट मतलब पेट गड़बड़ करेगी, ठीक है। अगर पानी में मैग्नीशियम हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ सल्फेट है 50 mg पर लीटर से ज्यादा तो, बात क्लियर? इट विल कॉज लैक्सेटिव इफेक्ट, ठीक। इसके बाद तीसरी चीज, तीसरा इम्पैक्ट हार्डनेस का, कि हार्ड वाटर लीड्स टू कोरोजन एंड इंक्रस्टेशन इन पाइप। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंक्रस्टेशन के बारे में हमने पीछे पढ़ा हुआ था, वहां पर वो इंपॉर्टेंट। हार्ड वाटर लीड्स टू कोरोजन एंड इंक्रस्टेशन इन पाइप, ठीक। ऊपर वाले दो जो चीज हैं वो इंपॉर्टेंट। देन फोर्थ इज द हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज CaCO3। अगेन वही बात आ गई जो अभी हम क्वेश्चन कर आए हैं कि हार्डनेस को हम CaCO3 के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। इज एक्सप्रेस्ड एज CaCO3 equivalent of calcium and magnesium, is expressed as CaCO3 calcium carbon of calcium and magnesium, of calcium and magnesium। तो बेटा ये जो चीज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी का क्वेश्चन हो या गेट में, अब तो खैर कम हो गया, बट बहुत क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ CaCO3, इन टर्म्स ऑफ CaCO3, तो क्या करते हैं? कैल्शियम का जो भी मॉलिक्यूलर वेट दिया है डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, प्लस मैग्नीशियम का जो भी वेट दिया है डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम का, means equivalent weight of magnesium into equivalent weight of CaCO3. This will give you hardness in terms of CaCO3. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन, बहुत जनरल फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले को अभी देख लो और अभी याद कर लो और भूलना नहीं। हार्डनेस अगर कैलकुलेट करनी है तो कैल्शियम का जो भी वेट आपको गिवन है डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट। अब वो जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए, और मैग्नीशियम CaCO3 का हम देख क्या रहा है 50, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें आप सिंपल सिंपल वैल्यूज रखेंगे एंड यू विल गेट द हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इन mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। चीज क्लियर? चलिए, अब मेजर कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ टू मेजर हार्डनेस, कैसे मेजर कर रहे हैं। तो वही टाइट्रेशन करने का एक तरीका हमारे पास है जिससे हम चीज़ों को मेजर करते हुए हैं अभी तक, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर भी टाइट्रेशन करना है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इज कैलकुलेटेड
by titrating the given sample with standard EDTA solution। यहाँ पर जो EDTA EBTA सब लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको किसी सैंपल का हार्डनेस पता करना है, आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में जब बेसिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं, है ना, तब ये सारे काम आपने किए हुए हैं, ठीक। तो हमें क्या करना है, टाइट्रेशन करना है विथ स्टैंडर्ड EDTA सोल्यूशन। ये EDTA को याद रखना है भाई, स्टैंडर्ड EDTA सोल्यूशन, इथाइलिन, लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ, इथाइलिन डायअमीन। राइटिंग समझना है तो बता देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी नोट डाउन कर लेंगे। इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। वैसे तो EDTA के नाम से ही पूछा जाएगा, बट यस फिर भी फुल फॉर्म उसका क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जिसको हम वर्सनेट सोल्यूशन भी बोलते हैं, लिखा हुआ है। EDTA सोल्यूशन को वर्सनेट सोल्यूशन भी बोलते हैं, क्लियर। Using EBT as indicator, EBT is एरिक्रोम ब्लैक टी, ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है। यूजिंग EBT एज इंडिकेटर। तो भाई जब हम हार्डनेस की बात कर रहे हैं और टाइट्रेशन कर रहे हैं हार्डनेस को चेक करने के लिए, तब जो सोल्यूशन है दैट इज EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जिसको हम वर्सनेट सोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। उससे हम टाइट्रेशन कर रहे हैं और इंडिकेटर जो मिला रहे हैं दैट इज EBT, मतलब एरियोक्रोम ब्लैक टी, एरियोक्रोम ब्लैक टी, ब्लैक टी, EBT। तो EDTA याद रखना और EBT याद रखना है। EDTA सोल्यूशन है, EBT इज इंडिकेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेंगे इसको। ये EBT पर तो क्वेश्चन कई बार आया, ठीक है। EBT पर कई बार क्वेश्चन आया कि क्या इंडिकेटर यूज करते हैं व्हेन यू आर टाइट्रेटिंग फॉर हार्डनेस, तो EBT यूज करते हैं। और सोल्यूशन कौन सा होता है, EDTA होता है। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन आए भी हैं और आ भी सकते हैं, ठीक। देन उसके बाद लिखा हुआ है परमिसिबल लिमिट क्या होनी चाहिए हार्डनेस की, तो भाई होनी चाहिए 200 mg पर लीटर एंड कॉस्ट फॉर रिजेक्शन इज 600 mg पर लीटर, क्लियर। सिंपल चीजें हैं ये कि परमिसिबल लिमिट इज 200 mg पर लीटर एंड कॉस्ट फॉर रिजेक्शन इज 600 mg पर लीटर। अब यहाँ पर कुछ रेंज दी हुई है इन टर्म्स ऑफ CaCO3 हार्डनेस एज CaCO3, और उनका डिग्री ऑफ हार्डनेस बताया हुआ है कि कितना हार्ड होता है अगर CaCO3 के टर्म्स में ये रेंज आ रही है तो, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज आल्सो इन मिलीग्राम पर लीटर, ठीक। तो पहला है 0 to 55 सॉफ्ट वाटर है, 56 to 100 मॉडरेटली हार्ड है, 100 to 200 हार्ड एंड 200 से ज्यादा इज वेरी हार्ड, ठीक है। तो ये कुछ रेंज हमारे पास है जिनसे हम डिग्री ऑफ हार्डनेस पता करते हैं कि कितना हार्ड है वाटर, ठीक। इस स्लाइड में याद रखने वाली चीजें EDTA, EBT, परमिसिबल लिमिट। इसको भले ही याद मत रखो, ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है। अगर याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। 55 तक सॉफ्ट है और 100 तक मॉडरेटली हार्ड है, 100 से 200 हार्ड है, और 200 के ऊपर अगर हार्डनेस है तो वेरी हार्ड कहलाएगा। हार्डनेस से रिलेटेड इतनी बातें आपको याद रखनी। पीछे वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट, ये वाली स्लाइड भी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अगर सोए नहीं हो तो बोल दो यस सर, यस सर। अगर सोए नहीं हो तो बोल दो यस सर, यस सर। हाँ, पार्थ ने सही बोला, यस सर बोलना था 2 बार, गुड। चलो ठीक है, वो मतलब समझ आ रहा है कुछ कुछ, चलो ठीक है। ये सारी चीजें बिल्कुल वन लाइनर है बेटा, है ना, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, जगह रहो, अभी जगह रहो, ठीक है। एक एक लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट है,
कुछ भी ऐसी चीज आपको नहीं बताई जाएगी जो कि फालतू की होगी। हर चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। ऑब्जेक्टिव पॉइंट से जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब है। चलिए, अब हार्डनेस और एल्गिनिटी में क्या रिलेशंस है, क्या क्या चीजें हमें इनमें पढ़नी है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, हार्ड अल्कलाइन भी पढ़ के आ रहा, एल्गिनिटी भी पढ़कर आ गया और हार्डनेस भी पढ़कर आ गया। ठीक है, अब चीजें देख लेते हैं कि क्या होती है। ठीक, देखिए एल्किनिटी में पढ़ा था कि एल्किनिटी कैसे होती है, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कॉस्टिक के कारण। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको इस तरीके से बनाने की कोशिश करूं, वेट, चलिए अगर ये मैं बोलूं ये क्या चीज है, एल्किनिटी है या हार्डनेस है। ये जो आप हॉरिजॉन्टल चीज देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पट्टी आप देख रहे हैं, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम है ना, जिनमें जो किससे किसके साथ मिल रहे हैं, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ मिल रहे हैं। ये एल्किलिनिटी है या हार्डनेस है? शुभम हार्डनेस कैसे बोल रहा है भाई? मैंने 2 डब्बे बना दिए इसलिए ताकि क्लियर हो जाए। ये संकेत से एल्किलिनिटी है ना बेटा, है ना? क्योंकि हार्डनेस तो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, मतलब ये वाला जो डब्बा बना है ये बताता है हार्डनेस, है ना। और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट या OH भी अगर मैं यहाँ लिख दूं, वो किसी के भी साथ मिल रहे हैं तो वो बता रहे हैं एल्किलाइन, एल्किनिटी। यस और नो? सही बोला कि नहीं? ओके ओके, गुड, ठीक है, ठीक। अब इस चीज से हम क्या समझ रहे हैं, देखो, अगर सोडियम Na एल्किनिटी एब्सेंट है, नहीं है, अगर मैं यहाँ से Na हटा दूं, है ना, अगर मैं इधर से Na को हटा देता हूं फॉर एग्जांपल, तो क्या हो गई, दोनों चीजें सेम हो गई, दोनों चीजें सेम हो गई, है ना। तो क्या हुआ, एल्किनिटी इज इक्वल्स टू कार्बोनेट हार्डनेस बन गई। क्लियर? हाँ या ना? हो गया ना, ये दोनों डब्बे सेम हो गए कि नहीं? तो अगर सोडियम एल्किनिटी एब्सेंट है, सोडियम एल्किनिटी किस फॉर्म में होती है वो भी लिख दिया, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, Na2CO3 NaHCO3 इस फॉर्म में होती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना, लिखे हुए हैं बस। तो अगर ये सोडियम एल्किनिटी एब्सेंट है तो एल्किनिटी बराबर कार्बोनेट हार्डनेस होगा, होगा कि नहीं होगा? सेम चीज हो गई, दिख गई हमें। ठीक है, ठीक है, यहां से हमें ये चीज पता चली। तो टोटल हार्डनेस इज इक्वल्स टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो यहाँ पर इस केस में हम ये भी लिख सकते हैं कि टोटल हार्डनेस इज इक्वल्स टू एल्किनिटी प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, वन एंड द सेम थिंग, ये दोनों चीजें बराबर हो गई। ठीक है, तो अगर सोडियम एल्किनिटी प्रेजेंट नहीं होती तो एल्कलाइन या एल्किनिटी जो है वो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होती है। ये चीज समझ आ गई, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब अगर ये सोडियम एल्किनिटी भी है, उस सॉल्यूशन में ये सोडियम एल्किलिनिटी भी है, तो क्या होगा, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये एल्किनिटी ही दूसरा केस में लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, अगर Na है is present तो क्या होगा, ये होगा, होगा कि नहीं होगा, ये कार्बोनेट हार्डनेस से ज्यादा हो जाएगी एल्किलिनिटी। यस और नो? अगर Na प्रेजेंट है तो ये बात ध्यान रखनी है। इस केस में दोनों बराबर, और इस केस में एल्किलिनिटी ज्यादा होगी कार्बोनेट हार्डनेस से।
ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझेंगे इसको। अगर डाउट है तो पूछ भी लेना। वैसे तो सिंपल है, बहुत आसानी से इसको समझा दिया गया, हो सकता है अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर एल्किनिटी टोटल हार्डनेस, या फिर इसको मैं कार्बोनेट हार्डनेस भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने पीछे लिखा था, है ना। अगर Na है, वहां पर Na एल्किनिटी प्रेजेंट है, सोडियम है, तो एल्किनिटी ज्यादा होगी और कार्बोनेट हार्डनेस कम होगी। कार्बोनेट हार्डनेस मतलब टोटल हार्डनेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस तो वहां पर है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो चीज लिखी है, पहले नीचे वाला डब्बे वाली चीज पढ़ लो तो ऊपर वाली चीज समझ आ जाएगी कि मिनिमम ऑफ आइदर एल्किनिटी या फिर टोटल हार्डनेस विल बी द कार्बोनेट हार्डनेस। मतलब एल्केलिनिटी और टोटल हार्डनेस में से जो भी मिनिमम होगा वो होगा कार्बोनेट हार्डनेस। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, एल्केलिनिटी या टोटल हार्डनेस में से इन दो, ये हमें निकालने पड़ेंगे दोनों। ठीक है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, जो भी कम होगा, दैट विल बी कार्बोनेट हार्डनेस। तो ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था कि एल्केलिनिटी ज्यादा थी, है ना, और हार्डनेस कम थी। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर हो गई? टोटल हार्डनेस के बराबर हो गई कि नहीं हो गई? अगर ऐसा केस है कि एल्किलिटी ज्यादा है और हार्डनेस कम है, तो मैंने बोला इन दोनों में से जो कम होगा वो होगा कार्बोनेट हार्डनेस। तो कार्बोनेट हार्डनेस बराबर हो गई किसके? टोटल हार्डनेस के। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो गई? जीरो हो गई। नहीं आई बात समझ? क्योंकि भाई टोटल हार्डनेस तो किसके बराबर होता है? कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होता है। तो जब ये दोनों चीजें बराबर हो गई तो NCH क्या हो गया? जीरो हो गया। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि अगर एल्केलिनिटी ज्यादा है तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगी? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होगी जीरो। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होगी जीरो। क्यों होगी? क्योंकि वहां पर एल्किनिटी ज्यादा है और हार्डनेस कम है, या टोटल हार्डनेस कम है। और हमें पता है कि कार्बोनेट हार्डनेस मिनिमम ऑफ एल्किनिटी या टोटल हार्डनेस होती है। ठीक है, तो इस केस में जब एल्किनिटी ज्यादा है तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो जीरो हो जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, याद रखें। ठीक है, याद रखें। और इस लाइन को भी अच्छे से याद रखेंगे जिसको मैंने ऐसे लिख दिया कि एल्किनिटी या टोटल हार्डनेस में जो भी मिनिमम होगा दैट विल बी द कार्बोनेट हार्डनेस। बात समझ आई? नहीं आई? ये क्वेश्चन आपके सामने है। किसी सोल्यूशन की एल्किनिटी दी हुई है 200 mg पर लीटर और टोटल हार्डनेस दी हुई है 300 mg पर लीटर, तो उस सोल्यूशन के कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगी और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगी? बताइए। क्वेश्चन समझ आ गया? किसी सोल्यूशन की एल्किनिटी दी हुई है 200, टोटल हार्डनेस दी है 300, तो कार्बोनेट हार्डनेस कितनी होगी और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी होगी? CH विल बी, यस सर, कार्बोनेट हार्डनेस, यस ठीक है। सभी आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देंगे। अगर पिछले 5 से 10 मिनट की चीज़ें आपको समझ आ गई हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और एक क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट है। इट विल हार्डली टेक 10 सेकेंड, 10 भी नहीं है तो 200 और 300 में तो 10 सेकेंड भी नहीं लगते। ठीक है, गुड।
गुड, सभी जो भी आंसर कर रहे हैं सभी सही कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी देखें उसको, ठीक है। अब भाई देखिए, एक सोल्यूशन में आपको एल्केनिटी दी हुई है, ठीक है, जिनके भी आंसर आए सभी के सही हैं, ठीक है, सभी के सही आंसर है। एल्केनिटी इज गिवन एज 200 mg पर लीटर एंड टोटल हार्डनेस इज गिवन एज 300 mg पर लीटर। पूछा है कार्बोनेट हार्डनेस बताइए, तो कार्बोनेट हार्डनेस तो भाई अभी बोला था कि इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा दैट विल बी द कार्बोनेट हार्डनेस। तो 300 और 200 में से मिनिमम कौन है? 200 है, तो कार्बोनेट हार्डनेस हो गई 200 mg पर लीटर, ठीक है। और NaCH पूछा, तो भाई टोटल हार्डनेस बराबर, तो NaCH हो गया आपका 100 mg पर लीटर, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी से बन गया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर मैं इसी क्वेश्चन में, अगर मैं इसी क्वेश्चन में चीजें उल्टी कर दूं जरा सी, 200 को 300 और 300 को 200 कर दूं, अगर ये 300 और ये 200, तो क्या होगा, क्या होगा फिर? यस, हाँ, गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कार्बोनेट हार्डनेस दोनों का कम, तो कार्बोनेट हार्डनेस तो भाई 200 ही रहेगी क्योंकि टोटल हार्डनेस हो गई है कम, और क्योंकि एल्केनिटी ज्यादा है हार्डनेस से, तो NaCH हो जाएगा सीधे सीधे 0। सोचने समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी सोचा साची नहीं करनी है। अगर एल्केनिटी ज्यादा देखी हार्डनेस से तो NaCH हो गया 0, सीधी बात, ठीक है। ये चीज क्लियर यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं, चीजें क्लियर है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन अगर बन गया है बेटा, बहुत अच्छी बात है, और इतना एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आता है ऐसा, है ना। आप लोगों से क्वेश्चन बन गया एक ही बार में, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तुरंत वाला क्वेश्चन है, और फंडा आना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते, है ना? करना प्लस प्लस माइनस भी नहीं करना है, मैं तो कहता हूँ सिर्फ देखना है, और आपको आंसर पता है, बट आपको फंडा पता होना चाहिए कि होता क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन विल टेक 1 सेकेंड ओनली, ठीक है। अब हार्डनेस के बाद जो अगली वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, केमिकल जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर, दैट इज क्लोराइड कंटेंट, दैट इज क्लोराइड कंटेंट। अब क्लोराइड कंटेंट कैसे होता है, तो लिखा हुआ है, या क्लोराइड कैसे आता है पानी में, लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड इन वाटर इंडिकेट्स द पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज, ठीक है। अगर क्लोराइड है पानी में मौजूद, मतलब वो इंडस्ट्रियल वेस्ट या सीवेज को इंडिकेट कर रहा होगा कि इस पानी में ये वाला वेस्ट मिला हुआ है, ठीक है। इट इज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज। अगेन मैं वही बोलूंगा कि भाई हर लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो क्लोराइड कंटेंट किस तरीके के वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है या इंडिकेट करता है, तो करता है इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज को, करता है इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवेज। अब मेजर करने का वही तरीका, टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन में मिलाना क्या है वो देख लेते हैं। Chloride content can be measured by titrating the water sample with standard silver nitrate solution using potassium chromate as indicator। बस इतना याद रख लो, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, कि जब क्लोराइड कंटेंट को आप टेस्ट कर रहे हो, चेक कर रहे हो, टाइट्रेशन कर रहे हो, तो जो सोल्यूशन लोगे वो क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है।
और जो इंडिकेटर यूज होगा दैट इज पोटेशियम क्रोमेट, दैट इज पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, क्लोराइड कंटेंट जब हम चेक कर रहे हैं, टाइट्रेशन कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो सोल्यूशन विल बी सिल्वर नाइट्रेट एंड दिस विल इंडिकेटर इज पोटेशियम क्रोमेट। परमिसिबल लिमिट याद रखेंगे, इट इज 200 mg पर लीटर एंड कॉस्ट फॉर रिजेक्शन इज 1000 mg पर लीटर। ठीक है, अब मैं पूरी बात बताऊं तो क्लोराइड कंटेंट में सिर्फ ये पहला वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ना परमिसिबल लिमिट इंपॉर्टेंट है, ना टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है क्लोराइड कंटेंट किसके कारण हो सकता है या क्या शो करता है, तो इट इंडिकेट्स द पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज। पहली लाइन ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है दैट इज नाइट्रोजन कंटेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हर चीज इंपॉर्टेंट है, जैसा हार्डनेस इंपॉर्टेंट है वैसे ही नाइट्रोजन के लिए भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन क्या कैसे बताता है, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर इंडिकेट्स द पोल्यूशन ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर। इट मे बी रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग फॉर्म। फॉलोइंग फॉर्म हम देख रहे हैं, पहले पहली लाइन को देख लेते हैं कि भाई अगर नाइट्रोजन कंटेंट है तो वो क्या बता रहा है, what does it show? It indicates the pollution due to organic matter। तो पहली लाइन में ही आपका एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि नाइट्रोजन कंटेंट अगर बता रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स ऑर्गेनिक मैटर है वहां पर। ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन भी हो रहा होगा, वो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अब इस नाइट्रोजन कंटेंट को हम चार पार्ट्स में लिख सकते हैं। चार पार्ट क्यों, क्योंकि और जैसा मैंने बताया कि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा होगा, इसलिए हम इस नाइट्रोजन कंटेंट को चार पार्ट्स में लिखते हैं। कौन कौन से चार पार्ट्स, बड़े इंपॉर्टेंट। पहला फ्री अमोनिया, दूसरा ऑर्गेनिक अमोनिया, तीसरा नाइट्राइट, चौथा नाइट्रेट। फ्री अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट। ठीक है, फ्री अमोनिया, ठीक है, पानी के अंदर अभी कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक अमोनिया जिसको हम एल्ब्यूमिनॉइड भी बोलते हैं, मतलब पानी के अंदर ये जो डिकम्पोजिशन है वो शुरू, यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का शुरू नहीं हुआ, यहाँ पर डिकम्पोजिशन शुरू हो गया, यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसको हमने चार पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। अब ये जो तो ऊपर के लिखे हुए हैं, ऊपर के दो मतलब फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया, ये ध्यान रखेंगे, ऑर्गेनिक अमोनिया को एल्ब्यूमिनॉइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्री अमोनिया एंड ऑर्गेनिक अमोनिया बोथ combinedly known as ज़ेल्दा अमोनिया। AH ज़ेल्दा या ज़ेल्दास अमोनिया। आया हुआ क्वेश्चन और आ सकने वाला क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, दिस प्लस दिस इज नोन एज ज़ेल्दा अमोनिया। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई। दिस प्लस दिस इज नोन एज ज़ेल्दा अमोनिया। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज है नाइट्राइट, चौथी चीज है नाइट्रेट। नाइट्राइट बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन जो है वो चल रहा होता है, ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुए हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इसकी परमिसिबल लिमिट 0 रखते हैं। जब हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। और नाइट्राइट नाइट्रेट नाइट्रेट NO3 बताता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गए हैं। तो भाई सीधी सीधी बात कि नाइट्रोजन कंटेंट जब आएगा तो ऑर्गेनिक मैटर की बात हो रही है पानी में। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट। ये ज़ेल्दा याद रखना भैया ना, इसको याद रखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अगर नहीं है
तो वेरी गुड, है ना। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बेटा, है ना। आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें थी जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। अब कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इन सारे जो नाइट्रोजन कंटेंट जिनको हम अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं उनको इंडिविजुअली देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी हमारे केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स बचे हैं वो देखना है, और बायोलॉजिकल जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर हैं जो कि ज़्यादा नहीं है उनको देखना है। तो यहाँ पर हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर का टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल की क्लास में वो चीज़ खत्म हो जाएगी, और कल की ही क्लास में हम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर भी शुरू कर देंगे। आज की क्लास से बिल्कुल 2, 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं भाई, है ना। तो आज की क्लास बिल्कुल इंपॉर्टेंट थी। तो कल हम अपना क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर खत्म करके ट्रीटमेंट ऑफ वाटर को शुरू करने वाले हैं। क्लियर, चलिए। अपलोड हो जाएंगे बेटा, आज मैंने दे दिए हैं, अपलोड हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। आज मैंने दे दिए, अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट नहीं। चलिए, तो आज की क्लास को हम यही वाइंड ऑफ करते हैं। ओके, टुमारो विल मीट ऑन सेम टाइम। थैंक यू।